बिहार बदहाल था उस वक्त नीतीश कुमार ने बिहार की गद्दी संभाली और कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती उनके समक्ष थी। लोग डर में थे, कहीं ना कहीं विकास की पटरी जो थी वो बिखर गई थी। उसको कहीं ना कहीं संवारने का काम नीतीश कुमार को करना था और बड़ी ही बखूबी बेहतर तरीके से उन्होंने किया। हमने देखा कि जिस तरह से जो डर का माहौल था, पहले वो दिन याद हमें करने पड़ेंगे जब लोगों को घर से निकलने में भी डर लगता था। किडनैपिंग एक कह सकते हैं इंडस्ट्री बन चुका था। हमने देखा कि पटना में जो प्रसिद्ध डॉक्टर हैं चंद्रा का अपहरण उस समय हुआ था और लगभग उस समय 2 करोड़ रुपए की फिरौती ली गई थी। महिलाएं 4 बजे के बाद अपने घरों से नहीं निकलती थी, इसलिए नहीं निकलती थी कि कोई भी घटना अनहोनी उनके साथ हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार ने उनको आगे बढ़ाया। जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की अगर बात की जाए तो ये सारी चीज़ें अगर देखी जाए तो ये इसका अगर क्रेडिट देना होगा तो ये नीतीश कुमार को देना होगा। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम और आप देख रहे हैं NBC 24 और ख़ास पेशकश में बात करेंगे पूर्व CM मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान बिहार की राजनीति के प्रमुख नेता नीतीश कुमार ने लगभग 20 साल तक बिहार में शासन किया। लगभग 2 दशकों के शासनकाल में कई उपलब्धियां उनके नाम दर्ज हैं। बिहार में सड़क, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कानून व्यवस्था और आधारभूत संरचना के विकास के लिए खास तौर पे पूर्व CM नीतीश जाने जाते हैं। हालांकि उनके कार्यकाल की उपलब्धियां और कमियों पर राजनीतिक मतभेद भी रहे हैं। इस खास मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर सुधेंदु रमन भी हमारे साथ में हैं। बहुत बहुत स्वागत है रमन जी। आज भी पूर्व CM कहने में बड़ा हिचकिचाते हम, क्योंकि लगता है आज भी CM नीतीश कुमार ही है। क्या कहेंगे, शुरुआत कहाँ से और कैसे की जाए उनकी विकास की शुरुआत गौतम अगर बात की जाए तो 2005 से करेंगे, क्योंकि जब बिहार बदहाल था उस वक्त नीतीश कुमार ने बिहार की गद्दी संभाली और कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती उनके समक्ष थी। लोग डर में थे, कहीं ना कहीं विकास की पटरी जो थी वो बिखर गई थी। उसको कहीं ना कहीं संवारने का काम नीतीश कुमार को करना था और बड़ी ही बखूबी बेहतर तरीके से उन्होंने किया। हमने देखा कि जिस तरह से जो डर का माहौल था, पहले वो दिन याद हमें करने पड़ेंगे जब लोगों को घर से निकलने में भी डर लगता था। आप भी उस दौर से गुजरे हैं। बिल्कुल। और किडनैपिंग एक कह सकते हैं इंडस्ट्री बन चुका था। हमने देखा कि पटना में जो प्रसिद्ध डॉक्टर हैं चंद्रा का अपहरण उस समय हुआ था और लगभग उस समय 2 करोड़ रुपए की फिरौती ली गई थी। लेकिन जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, सबसे पहले उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको सुधारा। आप उस दौर को याद करें जब बड़े बड़े क्रिमिनल जो हैं वो सलाखों के पीछे थे। वो मोकामा का गैंगवार आपको शायद याद होगा कि प्रत्येक दिन वहाँ पर कोई ना कोई मर्डर हुआ करता था और वहाँ पर शांति व्यवस्था बहाल हुई। कहीं ना कहीं इस सब में नीतीश कुमार का बड़ा योगदान है। इंडस्ट्री का रूप अपहरण ले चुका था। बहुत सारे अपहरण हुए और फिरौती कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष उस समय की थी उनके द्वारा लिया जाता था। यानी जो लालू प्रसाद यादव का जो 15 साल का शासनकाल था, चाहे वो लालू प्रसाद मुख्यमंत्री रहे हों या राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही हों, लेकिन बात वही थी कि आखिर CM हाउस से ही सारी चीज़ें डील हुआ करती थी। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारे करीबी थे, उन्होंने गाड़ी खरीदी थी और जब पूजा करवाने के लिए महावीर मंदिर गए, जब ऊपर गए और नीचे आते हैं तो दिखते हैं कि उनकी गाड़ी नहीं है। और जब इसकी गुहार लगाने के लिए वो जो है एक अन्य मार्ग पहुंचते हैं तो देखते हैं उनकी गाड़ी वहीं लगी हुई थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो सुभाष यादव, साधु यादव, वो दोनों जो साले उनके थे लालू प्रसाद के, उनका बड़ा योगदान था। लेकिन नीतीश कुमार ने जब बिहार की गद्दी संभाली, बिहार को कहीं ना कहीं डर से दूर किया। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। महिलाएं 4 बजे के बाद अपने घरों से नहीं निकलती थी, इसलिए नहीं निकलती थी कि कोई भी घटना अनहोनी उनके साथ हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार ने उनको आगे बढ़ाया। जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की अगर बात की जाए, लेकिन वो एक अलग मुद्दा होगा। हम यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। आपको शायद याद होगा कि डॉक्टर अभ्यानंद जो समय DGP बनाए गए थे और बिना किसी
वेपन के, बिना किसी हथियार, आज तक एक बड़ा ये भी सवाल है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक एक भी बुलेट नहीं चलाया, और बुलेट न चलाते हुए भी बिहार में जो है सुरक्षा व्यवस्था कायम की। बड़ी चुनौती रही अभिनंदन जी। तो ये सारी चीज़ें अगर देखी जाए तो ये इसका अगर क्रेडिट देना होगा तो ये नीतीश कुमार को देना होगा, क्योंकि जिस तरह से बिहार बदहाल था, लोग देखते थे कि प्रत्येक दिन गैंगवार हुआ करते थे, रोज़ दिन कोई ना कोई अपराधी एक दूसरे को ठोक रहा था, जो मावालियों की भाषा में अगर कहें तो। लेकिन उसको कहीं ना कहीं नियंत्रण में लाने का अगर किसी ने काम किया गौतम, तो वो नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार का जो पूरा शासनकाल रहा, मैं समझता हूँ इसके लिए जाना जाएगा, क्योंकि मतलब पहली अगर कोई बहुत बड़ी उपलब्धि थी तो वो थी लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल, इसमें कहीं से कोई संदेह दो राय नहीं है। और मैं खुद बता रहा हूँ कि जब मैं पटना जंक्शन पे उतरता था तो रात 10 बजे कोई गाड़ी अगर लेट हो गई तो 10:30 11 बज जाए तो घर पे फ़ोन करता था और बोलता था कि हम आ जाएं, तो माँ कहती थी कि नहीं, आज रात भर स्टेशन पे रुक जाओ, सुबह होगा तभी आना। सोचिए क्या डर का माहौल था। और ये स्टेशन से गर्दनीबाग की दूरी महज 3.5 किलोमीटर की थी। और अगर गलती से हम बिना बताए चल दिए कि भाई रात में क्या बात है, तो मुझे आज भी याद है BSNL ऑफिस के ठीक सामने किस तरीके से लूट लिए गए थे। और बड़ी मुश्किल से आज हमको वो दिन याद आ रहा है कि मैं जिस गाड़ी पे बैठा था 4 व्हीलर पे, वो दोनों बिहार के दरोगा की गाड़ी थी, और उनके साथ मैं गर्दनीबाग लौट रहा था। और वो दरोगा जब लूटे जा रहे थे और हाथ हथियार ऐसे खुलेआम, तो वो दौड़ आज भी देखकर सहम जाता है इंसान। और जब थाना पहुँचे तो पता चला कि कोई नहीं है। तो क्यों इतनी रात को क्यों आए थे आप लोगों को नहीं मालूम है क्या स्थिति है। मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपने कही तो हमने अपनी बात साझा कर दी। तो ये वो दौर था। बिल्कुल, पुलिस बैरियर लगा दिया करती थी। अगर पैसे हैं आपके पास तो मोजा में जूता और मोजा के अंदर पैसे नुका देता था ताकि कोई रास्ते में छीन न ले। ये भी वक्त याद है। और साइकिल, बाइक, ये सारी चीज़ें तो बहुत आम थी, चेन कर, ये सब बहुत आम थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि अब उस समय कोई भी व्यक्ति अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता था। घर का अगर कोई भी आदमी बाहर है और शाम ढलने से पहले अगर वो नहीं लौटा या किसी वजह से रुक गया तो घर वाले की क्या स्थिति होती थी, परिजन चिंतित हो जाते थे। मतलब वो उसकी कल्पना किसी डिबेट में हो ही नहीं सकती। और ये हर घर की वही स्थिति थी, ये राजधानी की स्थिति थी। आप अंदाज़ा लगाइए कि उस समय बिहार बटा नहीं था और क्या स्थिति रही होगी कि बिहार झारखंड के तमाम जो इलाके हैं वो किस तरीके से हर चौक चौराहे पर गोप का अड्डा बना हुआ था, जिसे नीतीश कुमार ने गोपी बना दिया है। और यही वजह है कि जितने भी जो क्राइम करने वाले लोग थे वो नीतीश के दौर में बच्चों का झोला तक उठाने लगे और बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तो वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरी चर्चा करें तो वो है सड़क और पुल की। क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल गौतम, अगर बिहार में एक वक्त शायद आपको भी याद होगा कि लोग ये कहते थे कि अगर आप अपनी वाइफ को अगर बाइक या स्कूटी पे बैठा के ले जा रहे हैं तो वो कहाँ गिर जाएंगी इसका पता नहीं। सड़क नहीं था, गड्ढों में सड़क था। गड्ढों में सड़क था। लेकिन बिहार में अगर बात की जाए सड़कों की तो आप पूरा बिहार घूम लें, मैं समझता हूँ आज कोई भी ऐसा गली होगा जहाँ पक्की सड़क नहीं हो, नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार ने जो अपना विज़न रखा था कि सड़कें अच्छी होंगी तभी इंडस्ट्री आएंगे, तभी बिजली अच्छी होगी तभी इंडस्ट्री आएंगे। हालांकि सड़कों की अगर बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं पूरे, अगर राजधानी पटना की ही बात कर लें तो आप देख सकते हैं एक तरफ दीघा सेतु बना हुआ है, एक तरफ आप देख सकते हैं महात्मा गांधी सेतु है, उसके समानांतर 4 लेन की सड़क बन रही है। वहीं अगर मोकामा की बात कर ली जाए तो राजेंद्र सेतु के बगल में आप वहाँ भी देख सकते हैं कि 4 लेन की
जो है सड़क है, पुल है। तो कह सकते हैं पूरे ये सिर्फ राजधानी पटना या आसपास की स्थिति नहीं है गौतम। हमने देखा है कि घंटों जाम लगा करता था। जब आरा से छपरा लोग जाने के लिए लगभग 250 से 300 किलोमीटर की दूरी तय कर छपरा जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ भी गंगा नदी पर पुल का निर्माण हुआ और मुश्किल से 35 से 40 मिनट में अब जो लोग हैं आरा से छपरा जा रहे हैं। उत्तर बिहार, आप सोच सकते हैं कि उत्तर बिहार जाने के लिए कितनी सड़कें, कितने पुल बन गए और 2-4 और भी बन रहे हैं। अगर कहें गांधी सेतु एक इकलौता था, लेकिन उसके बाद विक्रमशिला सेतु बना, दीघा का हम जेपी सेतु की अगर बात कर ली जाए, उसके बाद राजेंद्र सेतु पहले से बना हुआ था और उसके समानांतर में 4 लेन का पुल बना है। मतलब सड़कों का जाल बिछ गया। बिल्कुल बिल्कुल। और एक जगह से दूसरी जगह जितना सुलभ और अभी आसान है, गाड़ियों पे भी उतना लोड नहीं पड़ता है और कमर पे भी लोड नहीं पड़ता, चलाने वाले पे भी लोड नहीं पड़ता। नहीं तो यही वही बिहार है जहाँ पे गाड़ी का गुल्ला टूटना किसको कहते हैं। अगर कोई बिहार आ जाए तो उसको समझ में आ जाता था कि गाड़ी का गुल्ला किसको कहते हैं टूटना। और हर एक आपको 1-2 किलोमीटर के बाद गाड़ियाँ खड़ी मिलेगी और उसका गुल्ला टूटा हुआ मिलता था। मैं एक बात साझा करना चाह रहा हूँ रमन कि मैं एक परीक्षा देने के लिए औरंगाबाद जा रहा था और मुझे आज भी याद है कि औरंगाबाद की वो यात्रा मेरी एक तरीके से अंतिम यात्रा रही। और उसके बाद से मैंने एक जो कान पकड़ा, मैंने कभी फॉर्म नहीं भरा कि अब मैं कोई फॉर्म नहीं भरूँगा, पटना से बाहर नहीं जा पाऊँगा। मतलब ये सिचुएशन थी कि एक तो लद के जाना, वहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं था। औरंगाबाद जाना है तो आपको हार्डिंग पार्क से गाड़ी खुलती थी, वहाँ पे बैठ के जाते थे। और ऐसा झेलाया कि उसका दर्द आज भी उस चर्चा में जब भी करता हूँ तो वो दर्द महसूस होता है कि सड़क की स्थिति ऐसी थी कि लगता था कि कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। बिल्कुल, बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हुआ करती थी। बिल्कुल, उसकी स्वाभाविक वही कारण है। अच्छा, कभी ये सोचा ही नहीं था कि सड़क दिल्ली जैसी होगी या मुंबई जैसा होगा। अगर कोई गलती से घूम के आता था तो फिर वो बिहार दोबारा नहीं आता था। जाने के लिए एकमात्र साधन उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार का ये पुल, और बहुत बाद में मुझे याद है कि भागलपुर में विक्रमशिला पुल बना, वो भी भागलपुर 300-350 किलोमीटर है, लेकिन जिसके पास गाड़ी है ना वो नहीं जाता था। वो भी अपनी गाड़ी को पट्टा जंक्शन पे लगा देगा और ट्रेन से जाएगा, क्योंकि एकमात्र माध्यम आपका ट्रेन। और यही वजह कि ट्रेन पे जो लोड था वो सबसे ज़्यादा था। क्योंकि देखिए, अगर 5 किलोमीटर भी चलना है, पटना से पटना सिटी तक जाना है, सचिवालय है, बहुत सारे कर्मचारी हैं जो पटना सिटी की घनी आबादी है, वो पटना में काम करते हैं लेकिन अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि शाम को 6 बजने के बाद तो खैर गाड़ियाँ चलती ही नहीं थी सड़कों पे, लेकिन दिन में भी न चल पाती थी क्योंकि इसके पीछे वजह थी सड़क का गड्ढा होना। मुझे एक वाकया याद है गौतम, जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने कहा था कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी के गाल जैसा बना दूंगा। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार को इसका ज़रूर क्रेडिट देना होगा कि जिस तरह से बिहार में सड़कें बनी, बिहार की सड़कें आज कह सकते हैं पूरे देश में एक मानक स्थापित हुआ है कि हर गांव में पंचायत स्तर तक की भी सड़कें जो हैं वो पक्की बनी हैं। लोगों का आवागमन अब कहीं ना कहीं सुलभ हुआ है। अगर बात कर ली जाए 100-150 किलोमीटर की तो लगभग 7 से 8 घंटे लगते थे, लेकिन वही अब ये बदलता हुआ बिहार है जो नीतीश कुमार ने किया। अब आप पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज से मात्र 4-4.5 घंटे में राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट मैं ज़रूर कहूँगा कि नीतीश कुमार को जाता है, उनके विज़न को जाता है। जिस तरह से बिहार की बदहाली को खुशहाली में उन्होंने बदला और कहीं ना कहीं इससे रोज़गार भी आया। कह सकते हैं कि हाँ भाई, सड़कों का जाल बिछ जाएगा तो स्वाभाविक है कि बाकी चीज़ें भी जुड़ जाएगी। जो दूध, दही, मट्ठा, फल, सब्जी खेतों में है वो सड़क के माध्यम से शहरों तक आएगी, शहरों तक आ रहा है, बाजार तक पहुंचेगी। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट वो मैं कहना चाहूँगा कि सड़क को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने इंजीनियरिंग सोच के जरिए जो जाल बिछाया, न सिर्फ केंद्र की योजना बल्कि राज्य की जितनी भी सड़कें हैं, स्टेट हाईवे है या SH है, तो ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट किया।
कई ऐसे शहर थे, जो ऐसे इलाके थे जो जिला मुख्यालय तक नहीं जुड़ पाए थे। आज़ादी के बाद 2005 तक आप अंदाज़ा लगाइए कि आज़ादी मिले, 1947 को आज़ादी हुई और 2005 तक आप जिला मुख्यालय मतलब तक 58 साल में जो विकास था वो नहीं पहुंच बिल्कुल नहीं पहुंचा। मैं सिर्फ लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले भी जितने शासनकाल में हुए हैं, मुख्यमंत्री हुए हैं, उन्होंने, या जो जिनकी भी सरकार जिस पार्टी की हो, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बिहार की बदहाली के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए थी। जो गांव शहर आज तक जिला मुख्यालय से नहीं जुड़ा हो तो लोग कैसे आएंगे वहां तक, एकदम ये सबसे बड़ा सवाल था। इसको नीतीश कुमार ने बहुत ही बारीकियों से समझा और जितने भी गांव हैं उसको पहले जिला मुख्यालय से जोड़ा, जिला मुख्यालय से उसको राजधानी की जोड़ा। और यही वजह है कि आप देखिए शहर 3 घंटा 4 घंटा में आप पटना राजधानी की, बिहार के किसी भी, चाहे वो पश्चिम चंपारण से चले, चाहे पीरपैंती से चले, भागलपुर जिला में पड़ता है, चाहे वो औरंगाबाद के से चले, गया से चले, नवादा से चले, मतलब तमाम जो बॉर्डर इलाके हैं उस जगह से, इवन कि किशनगंज से सिल्लीगुड़ी के बॉर्डर तक आप जो है आसानी से आ सकते हैं, जा सकते हैं। आपको ट्रेन की ज़रूरत नहीं है, आपके पास गाड़ी है तो जा सकते हैं, आपके पास अगर पैसे हैं तो बस से भी जा सकते हैं। मतलब अब ट्रेन का इंतजार खत्म हुआ लोगों का, अब जो है अपनी प्राइवेट गाड़ी से भी लोग दिल्ली तक लोग जा रहे हैं भाई। मतलब अब तो ये स्थिति है कि सड़कों का जाल तो नीतीश कुमार ने ऐसा कर दिया कि ये बिहार पार कैसे हो जाते हैं। अगर बंगाल जाना हो या बंगाल वाले को अगर दिल्ली जाना हो, अगर वो बिहार के रास्ते से जाते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि बिहार यही स्थिति थी। तो इसलिए ट्रक की स्थिति सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद सड़क, और उसके बाद हम बात करेंगे लड़कियों की शिक्षा की। जी हाँ, लड़कियों की शिक्षा में क्रांति। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना 2006 में शुरू की गई। इस योजना ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। स्कूली छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए सहायता राशि दी गई। विद्यालय छोड़ने वाली छात्राओं की संख्या में कमी आई। माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन तेजी से बढ़ा। इसके साथ ही पोशाक योजना, छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजनाएं भी शुरू की गई। रमन, क्या कहेंगे? बिल्कुल, शिक्षा में ये मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार का वो स्वर्णिम काल था जब लोग तरह तरह की बातें किया करते थे, जहाँ बिहार की बदहाली की बात किया करते थे, लेकिन शिक्षित कैसे, लड़कियों को घर से कैसे निकाला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर का माहौल, मैंने पहले भी आपको बताया, लड़कियां अपने घर में रहती थी और ना ही उनके परिजन उनको बाहर निकलने देना चाहते थे, जिसका दुष्परिणाम ये था गौतम कि वो शिक्षित नहीं हो रही थी, देश दुनिया को देख नहीं पा रही थी, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं इस विकसित बिहार को भोगना पड़ा। बिल्कुल स्वाभाविक है कि अगर आधी आबादी अशिक्षित रह जाएगी तो कहाँ से पूरा होगा बिहार के विकास का सपना। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने इस कल्पना को एक रूप दिया और देखा कि 5वीं से 6वीं तक एक सर्वेक्षण आयोग की रिपोर्ट भी है, उसके मुताबिक 55% जो बच्चियां हैं वो मिड डे मील भोजन करने के बावजूद वो बच्चियां स्कूल ड्रॉप कर देती थी। इसके पीछे जो वजह था वो ये था कि माता पिता नहीं चाहते थे, उनको लगता था कि बच्चियों को पढ़ाना फिजूल है। तो वो नीतीश कुमार ने एक गेम खेला, उन्होंने कहा कि चलो हम पैसा देते हैं, इस बहाने तो कम से कम पेरेंट्स भेजेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं तक के लिए सबसे पहले 10,000 की योजना चलाई थी, आपको याद होगा। बिल्कुल। और 10,000 के चक्कर में पेरेंट्स ने भी भेजना शुरू कर दिया। तो 10,000 में 10वीं तक अगर आधी आबादी पढ़ रही है तो उसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट सामने आया। और यही वजह थी कि जब उनको लगा कि नहीं 10 साल हो गया तो 12वीं भी करवा दिया जाए, तब उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से किया है, क्रमिक तौर पे आप देखे होंगे कि फिर उन लोगों ने 12वीं तक उसको किया और 12वीं में 25,000 देना शुरू कर दिया। और अंत में जब देखा कि अरे जब 12वीं दे ही रहे हैं तो ग्रेजुएशन करा देते हैं, और अगर ग्रेजुएशन करा दिए तो 50,000 रुपये मिल रहा है। देखिए कैसे शिक्षा को उन्होंने बढ़ाया। बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप उन्होंने ये इसकी शुरुआत की। और गौतम, शायद आपको याद होगा कि पहले अब तो हर गांव में विद्यालय, 2-3 विद्यालय हैं, चाहे प्राइमरी स्कूल की बात की जाए या
हाई स्कूल की बात की जाए, लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ है कि हर एक पंचायत में एक हाई स्कूल है और कहीं ना कहीं जो हाई स्कूल है उसमें अच्छी शिक्षा मिल रही है। लोगों को स्कूल तक कैसे लाया जाए, आपने कहा कि उनको प्रोत्साहन राशि दी गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रोत्साहन राशि के साथ ही साथ वो साइकिल कौन भूल सकता है जिस साइकिल पे जो बच्चियां हैं बैठकर स्कूल जाया करती थी, क्योंकि 2-3 किलोमीटर अमूमन हर जगह हर गांव से विद्यालय हुआ करता, और जो उन छात्रों को कैसे भूल सकते हैं, जो छात्राओं को जो साइकिल पर बैठकर वो 3-4 किलोमीटर की दूरी तय करती, एक झुंड निकलता था। पहले अगर कोई पढ़ने वाली भी बच्ची होती थी तो अकेले जाया करती थी, लेकिन फिर वो झुंड निकलना शुरू हुआ, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ शिक्षा के विकास के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो छात्र नहीं पढ़ते थे उनको कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं उनको देखकर एक प्रोत्साहन मिली कि हाँ अगर लड़कियां ऐसा कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। और इसके पहले उन्होंने पहले शिक्षा के मंदिर में तमाम जो कमियां थी, शिक्षकों की कमी, जो या तो शिक्षक रहते नहीं जाते थे पढ़ाने, बिल्कुल उनको मौका मिल गया था, कहीं भवन नहीं है तो स्कूल नहीं है तो पानी नहीं है तो सुविधा नहीं है, तो उन शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार, बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हुई, नए विद्यालय, कॉलेज और पॉलिटेक्निक ITI जैसे संस्थान स्थापित किए गए। यानी कि शिक्षा का जो बजट है वो लगातार इजाफा होता रहा, बढ़ता रहा। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया, ये नीतीश कुमार की ही सोच थी, तभी जाकर के आज ये स्थिति हुई है। तो कुल मिलाकर शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसकी बुनियाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखी। देखिए बार बार आपके मुंह से सोच लीजिए कि मुख्यमंत्री अब भी निकल रहा है, क्योंकि ये उनका काम करने का जो स्टाइल था, काम करने का तरीका था, आज भी लोगों के जहन से नहीं भूला जा रहा है। मैं रमन जी, मैं बहुत ही इस बात से सहमत हूँ कि आज भी इतने महीने हो गए, और लेकिन इतने लंबे समय तक मैंने मुख्यमंत्री के तौर पे उनको देखा है, उनके कामों को देखा, उनकी बीट को देखा, उनको समझने की कोशिश की है। पता नहीं क्यों मुझसे, मेरे जुबान से, मेरे मुंह से कभी भी पूर्व सीएम तो निकलता ही नहीं है। लगता है कि आज भी सीएम नीतीश कुमार ही है। बिल्कुल, हाँ, देख आपने सभी मंचों, सम्राट चौधरी अभी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हर मंच से आपने सुना होगा कि सम्राट चौधरी कहते हुए नजर आए हैं कि अगर बिहार की तरक्की, बिहार का विकास किसी ने किया तो वो एकमात्र नाम नीतीश कुमार है। और फिर महिला सशक्तिकरण की बात कर ले तो देखिए महिला सशक्तिकरण की बात करें, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो इसमें सिर्फ आपको दूर दूर तक कोई नाम नहीं दिखेगा नीतीश कुमार को छोड़कर, क्योंकि जिस तरह से उच्च शिक्षा की अगर बात की जाए तो हमने देखा कि हर एक जिले में ITI, हर एक जिले में पॉलिटेक्निक, हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज तक की जो है व्यवस्था की गई, क्योंकि जो जिले के छात्र हैं कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ाई कर रहे थे, उनका बजट नहीं होता था, उनके जो माता पिता थे उनको कहीं ना कहीं उनको पढ़ाने के लिए अपनी ज़मीन या तो गिरवी रखनी पड़ती थी, गहने गिरवी रखने पड़ते थे, या तो बेचना पड़ता था। यानी कि महिलाओं का सशक्तिकरण नीतीश कुमार की सबसे चर्चित नीतियों में महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना शामिल है। पंचायतों में 50% आरक्षण, बिहार देश के उन शुरुआती राज्यों में रहा जहां पंचायत और नगर निकाय चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। सरकारी नौकरी की बात करेंगे रमन, तो उसमें क्या आरक्षण जो मिला महिलाओं को वो कितना ज़्यादा कारगर साबित हुआ। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर महिलाओं के सशक्तिकरण की अगर बात कर ली जाए गौतम, तो देखिए सबसे पहले तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आपने देखा होगा कि जीविका दे दी। जिस तरह से जीविका को नीतीश कुमार ने लाया, कहीं ना कहीं उनको आर्थिक रूप से उन्होंने सशक्त बनाया, और इसी का ये जीविका नीतीश कुमार की सोच थी, जिसका कहीं ना कहीं अनुकरण देश के दूसरे राज्यों ने भी किया, और केंद्र ने जीविका की तरह ही आजीविका बिल्कुल नाम दिया। तो आप समझ सकते हैं एक दूरदर्शी नीतीश कुमार की जो दूरदर्शी सोच थी, ये नीतीश मॉडल ही था जिसको दूसरे राज्यों ने और केंद्र ने माना। बिल्कुल, जिस तरह से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमने देखा कि 50% आरक्षण उन्होंने पंचायत चुनाव से लेकर नगर निकाय चुनाव तक दिए। नौकरी में हमने देखा कि 35% उन्होंने आरक्षण दिया। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो शिक्षा हो,
चाहे उनको अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार ने जो काम किया है, हमने देखा भी कि 2-2 लाख रुपए, आपने देखा होगा कि 2-2 लाख रुपए 1 करोड़ लगभग 80 लाख महिलाओं को जो है दिया जा रहा है, जिसमें 10,000 की किस्तें भी चली गई। कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस पर हमलावर थी और कह रही थी कि कहीं ना कहीं ये वोट ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन देखिए, अगर ये वोट ट्रांसफ़र का होता गौतम, तो ये बहुत पहले हो जाता। लेकिन नीतीश कुमार की सोच रही है कि बिहार की महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर बने, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा कि हम चाहते हैं कि महिलाओं को पुरुष के समकक्ष, और ये भी कह सकते हैं उनसे आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है, लेकिन आप अगर रिजल्ट उठाकर देख लें, चाहे वो परीक्षा हो, उसमें भी महिलाएं, उसमें हस्बैंड जो है मैडम का मदद कर रहे हैं। हमने देखा भी है कि महिलाएं मुखिया हैं और उनके जो पति हैं उनके आगे में मुखिया पति लिखा जाता है। वो भी दौर था जब जो मुखिया महिलाएं होती थी, पति सारा काम देखते थे, लेकिन अब वो दौर गुजर चुका है गौतम, क्योंकि अब मुखिया महिला है और वही मुखिया अब सारा काम देख रही है। इससे अंदाज़ा लग जाता है कि कितना सशक्त हुआ है बिहार, कितनी महिलाएं सशक्त हुई हैं। बिल्कुल। तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण, महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 25% आरक्षण लागू किया गया। जीविका योजना महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देकर लाखों ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया गया, यानी उनका प्रयास भी किया गया। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में जिस तरीके से सुधार हुआ, ये भी एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि देखिए, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देते हैं, सड़क की व्यवस्था कर देते हैं, आप महिलाओं की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, लेकिन अस्पताल, जहां सरकारी अस्पताल के नाम पे लगता था कि अब गए तो गए, दो लौटने की गुंजाइश नहीं होती थी। और ये कोई छोटा मोटा अस्पताल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बिहार देश की राजधानी PMCH, मतलब आप अगर किसी ने कह दिया आप PMCH लेके चले जाइए, तो उसको लगता था कि अब लौटना बहुत मुश्किल है। और यही होता था, आपके जाने के बाद, अगर जब तक आपके अंदर सांसें चल रही है, आप चल रहे हैं, अस्पताल जाने के बाद तो सांसें देख के ही थम जाती थी, जो बदहाली होती थी। क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल गौतम, अगर स्वास्थ्य की बात कर ली जाए तो हर एक गांव में PHC, नहीं, गांव से पहले उन्होंने उप स्वास्थ्य केंद्र पहले उन्होंने बनवाए। हाँ। उसके बाद PHC की व्यवस्था की, उसके बाद जो प्रखंड स्तर पर जो है रेफरल अस्पताल हुए, हर एक जिले में सदर अस्पताल। हमने देखा कि वो दौर भी था जब अस्पताल तो हुआ करता था, लेकिन उस अस्पताल में गाय और भैंसें होती थी, इवन कि बेड पे कुत्ता सोया रहता। बिल्कुल, अखबार हमेशा फोटो छपता था। बिल्कुल। और जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो कहीं ना कहीं बिहार में जो स्वास्थ्य में बदलाव हुआ, दवाइयाँ नाम मात्र की होती थी और जो दवाइयाँ होती भी थी वो एक्सपायर्ड होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं पहले जो केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र हो या स्वास्थ्य केंद्र हो, उन तमाम जगहों को संचालित किया गया। वहाँ पर मुकम्मल डॉक्टरों को बैठाया गया। मरीजों का विश्वास, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप विश्वास कैसे जीतते हैं, ये बड़ी, क्योंकि जब सरकारी अस्पताल नहीं हुआ करते थे तो झोला छाप डॉक्टर गांव में उन्होंने पनपना शुरू कर दिया था। और कह सकते हैं पनपना ही नहीं, उन्होंने अपना एक आधिपत्य जमा लिया था। लोग सरकारी अस्पताल, आपने जैसा बताया भी कि इवन PMCH जैसे बड़े अस्पताल में जाने पर उनको ये लगता था कि अब लौट के आना असंभव है। लेकिन और यही कारण है कि प्राइवेट स्कूल बहुत तेज़ी से फले फूले। बिना डिग्री के भी कई ऐसे अस्पताल हैं जो संचालित होने लगे, बिना डिग्री के डॉक्टर ऑपरेशन करने लगे। और इसके साथ ही जो दौर था, अगर किसी को बुखार भी लग जाता था तो वो सरकारी अस्पताल नहीं जाता था। लेकिन आज के जो हालात हैं, कैंसर से ही नहीं, उससे भी ज़्यादा गंभीर से बीमारी के लिए मात्र 2 रुपये का आप पर्ची कटवाइए, और कहीं कहीं तो नहीं भी दीजिए, तो आपकी सरकारी व्यवस्था पूरी तरीके से व्यवस्थित हो जाती है। बिल्कुल। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए गौतम, तो PMCH जो कि 5,000 बेड का अस्पताल बनने जा रहा है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है। अगर बात कर ली जाए बिहार की, तो बिहार एक पहला राज्य है जहां 2 अगर एम्स है, एक पटना में है, दूसरा हमने देखा कि दरभंगा शोभन में जो है बनना शुरू हो चुका है। तो स्वास्थ्य के प्रति
हमने देखा DMCH या SKMCH हर एक जिले ये में सब तो चलिए केंद्र की सहायता है, लेकिन जो इंसान बिहार के जिस जिले में है वहाँ के सदर अस्पताल को सबसे पहले इंजेक्शन देके नीतीश कुमार ने टाइट कर दिया। आशा दीदियाँ देखिए, आशा दीदी, डॉक्टर, बेड, ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिक तौर पे की। सदर अस्पताल से शुरुआत की और देखिए अब तो PSC लेवल तक वहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर रहते थे। होता क्या था, डॉक्टर की ड्यूटी तो लग जाती थी, सरकारी माल कमा लेते थे, लेकिन घर घर में प्रैक्टिस करते थे। आज स्थिति देखिए कैसे बदल गई है। बिल्कुल। और यही हाल था शिक्षा में भी, जो आज देखिए शिक्षा में, खैर शिक्षा पे तो आएंगे ही, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है। क्यों? हाँ देखिए गौतम, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके से बिहार के मरीज़ बाहर के राज्यों में, चाहे दिल्ली की बात कर ली जाए, लखनऊ की बात कर ली जाए, लेकिन अब नीतीश कुमार ने ऐसी मुकम्मल व्यवस्था की। और सबसे बड़ी बात है कि अब हर एक ज़िले में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल। आप सोच सकते हैं कि पहले डॉक्टर, अगर आप रेफरल अस्पताल की बात कर ली जाए या सदर अस्पताल की बात कर ली जाए, तो तुरंत रेफर पटना कर दिया करते थे, लेकिन अब वो सिस्टम नहीं रह गया है। अब उनका जांच मुकम्मल वहीं होगा, उनका इलाज वहीं होगा। अब कोई PMCH, कोई IGIMS आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने नीतीश कुमार ने वो तमाम सारे व्यवस्थाओं को वहीं पर सुदृढ़ कर दिया है, ताकि एक इमरजेंसी पेशेंट का भी वहाँ इलाज हो पाए और एक नॉर्मल पेशेंट का। बड़ी बीमारियों को अगर छोड़ दिया जाए गौतम, जैसे कैंसर, इन सब बीमारियों को अगर छोड़ दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि जिला लेवल पर अच्छे अस्पताल सरकार के द्वारा खोले गए हैं और वहाँ पर दवाइयों की मुकम्मल व्यवस्था है। एक समय ऐसा भी था कि सिर्फ डॉक्टर पुर्जा लिखा करते थे और उसकी दवाइयाँ हॉस्पिटल के बाहर दुकानों पर सामने वाली दुकान पर मिला करती थी और उसको कमीशन भी जाता था। हाँ। लेकिन वो सारी चीज़ों को नीतीश कुमार ने बंद करवा दिया। अब लगभग दवाइयाँ जो है अब वो हॉस्पिटल में ही मिल रही है और जो मरीज़ हैं उन दवाइयों से ही ठीक होकर घर अपने जा रहे हैं। बिल्कुल। और अब बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बदलाव की जिसने पूरे बिहार को बदल दिया और आज तस्वीर स्पेस से ली जाती है बिजली क्षेत्र में। जी हाँ, बदलाव 2005 में बिहार के अधिकांश गांवों में बिजली की भारी किल्लत होती थी। ग्रामीण विद्युतीकरण अभियान चलाया गया, लगभग सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने का जो टारगेट है वो पूरा किया गया। बिजली आपूर्ति के घंटों में वृद्धि हुई और फिर जो हुआ वो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नासा और जो स्पेस शटल है वहाँ से तस्वीरें आती है कि देखिए हमारा बिहार कितना जगमग कर रहा है। और वाकई पूरे भारत में जो तस्वीर भारत की थी उसमें बिहार सबसे ज़्यादा तेज़ी से चमकने वाला राज्य था। देखिए, मैंने पहले आपको बताया गौतम कि अगर बिहार का विकास अगर हुआ है तो उसमें 2-4 चीज़ें सबसे प्रमुख है। सड़कें अच्छी हुई हैं, सड़कें अगर अच्छी हुई हैं, उद्योग भी आया है। उद्योग अगर आया है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान सड़कों के बाद बिजली की है, क्योंकि कोई भी बड़ा उद्योग जो है बिना बिजली के चल नहीं सकता है। 2005 के बाद मुख्यमंत्री ने हर एक गांव को बिजली से जोड़ा है। एक समय बिजली कुछ प्रमुख गांवों में हुआ करती थी, लेकिन बिजली अब ऐसी बिजली कुछ प्रमुख गांवों में भी नहीं। मुझे आज भी याद है कि बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं जिनके शहर को कहा जाता था कि ये जनरेटर का शहर है, क्योंकि जनरेटर के ज़रिए सुबह 10 बजे से लेके आपको शाम 6, 7, 8 बजे तक प्रोवाइड किया जाता था, जिसमें आप एक बल्ब, एक पंखा चलाते थे, तो ये दुकानें चलती थी। जी बिल्कुल। घर का भी यही स्थिति था। मुझे अभी भी याद है कि उस समय जो इन्वर्टर का दौर था, जो सक्षम लोग थे वो इन्वर्टर खरीदते थे और सिर्फ बिजली उतनी ही आती थी राजधानी में कि वो अपने इन्वर्टर को चार्ज कर सके। उसके बाद हम कहाँ तुम कहाँ, बिजली बोर्ड जाइए, चक्कर लगाइए, फ़ोन कीजिए, ट्रांसफार्मर ख़राब है, लोड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब बिजली का गुल होना, बच्चों का खेलना, सड़कों पर आना और फिर छत पर ऐसे ही खुली हवा में सो जाना, मुझे मजबूरी थी। न सिर्फ उनके घर में जो सामर्थ्यवान थे, बल्कि उनके घर में भी जो अच्छे अच्छे पद पर थे, क्योंकि बिजली का जो संकट था वो यहाँ से पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा बना, जिसके कारण पैसा रहते
लोग हवा नहीं खा सकते थे। आज ये स्थिति है कि अगर आप थोड़ी सी भी सोच रख रहे हैं तो घर में एसी आ जाता है। ये उस समय के दौर में पंखा चलना ही अपने आप में बड़ी बात होती थी। पंखा चलना तो छोड़िए, मुझे आज भी याद है कि अगर किसी शहर में अगर आप जा रहे हैं और आपको बल्ब जलता दिख गया, कोई पोल पे बल्ब जलता था, किसी पोल पे बल्ब नहीं था, तार जो बिजली का तार था उस पर लोग कपड़े सुखाते थे और इसी पुलिस लाइन में तार पर कपड़े सूखती हुई तस्वीरें जारी होती थी। तो ये सिचुएशन था। बिजली निश्चिंत होकर के नंगी तारों को लोग पकड़ते थे क्योंकि कहते थे इसमें करंट होने का सवाल ही नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस होता था कि सब कुछ तो आ जाएगी, बिजली नहीं आएगी। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बिल्कुल, मुझे वो भी दिन याद है गौतम, जब बिजली आया करती थी तो बच्चे शोर जैसे कोई बड़ी जीत मिल गई हो उसको लेकर अपने मोहल्ले में जो है दौड़ लगाते थे। मैंने वो समय देखा है कि बिजली लेकिन आज मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनका जन्म ही 2005 और 6 के बाद हुआ हो उनको क्या समझ में आएगी कि ये सड़क की स्थिति आज क्या है, कल बिजली की स्थिति क्या है और 2005 से पहले क्या था। और वो उसका अनुभव तभी कर सकते हैं जो उनके पहले का जन्म लेकर के उन्होंने इन चीज़ों को देखा होगा, या उनके पेरेंट्स अगर बताएंगे तो शायद कहानियों के रूप में उसको समझा जा सकता है कि ये वही बिहार है जहाँ आप सड़क, बिजली, पानी और जो बड़ी बड़ी जो रफ्तार वाली जो बाइक खरीद के लोग चल रहे हैं ना, आज मन किया तो 4 व्हीलर लेके चल दिए ना। लेकिन वो दौर था नीतीश कुमार से पहले जो आप गाड़ी खरीदना तो छोड़ दीजिए आप, मतलब अगर आपके घर में मतलब अगर आपने इन्वर्टर लगा लिया तो समझा जाता था कि अच्छा इसके पास पैसा बहुत है, इसको आज टांग लेना है। ये सिचुएशन था। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये कहें कि बिहार में अगर बिजली निर्बाध रूप से मिल रही है तो कहीं ना कहीं उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है नीतीश कुमार का है, उनकी सोच का है। और जिस तरीके से पूरे बिहार में एक एक घर में बिजली पहुंचाने का काम उन्होंने किया, गौतम सही कह रहे थे कि बिजली आने के बाद उत्सव जैसा माहौल होता था, लोग खुशियों में पागल हो जाते थे एक दूसरे। रेलवे स्टेशन की बात तो हमने बताई नहीं दर्शकों को। रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल और जो सरकारी सेवाएं थी राज्य सरकार की, वहाँ की भी स्थिति यही कारण था कि रात में चूँकि बिजली रहती नहीं थी, दवा सारी चीज़ें बिजली पर निर्भर होती थी। तो बिहार में जो डेवलपमेंट नहीं हुआ उसके पीछे बिजली का सबसे प्रमुख रोल था। और नीतीश कुमार ने अपने इंजीनियरिंग सोच से न सिर्फ पूरे बिहार में घर घर बिजली योजना पहुंचाई, और उस योजना का फल ये मिला कि आज किसी इलाके में चले जाए आप, सबसे पहले उन्होंने पूरे गांव में जहां पे 22 घंटे, 23 घंटे, 24 घंटे, कई ऐसे गांव हैं जहां बिजली कटती नहीं है। बिल्कुल। तो इस लेवल पर जब आप काम करते हैं तब लगता है जनता को नहीं यार, आज शाम होते ही बिजली जल जाती है, आ जाती है, बिजली रहती है। ये बहुत बड़ा, वो लालटेन का दौर था गौतम। तो लालटेन युग से बाहर मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन आपने क्या दिया, लालटेन युग से एलईडी का जो ट्रांसफ़र हुआ वो नीतीश कुमार के दम पर हुआ है। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार ने अपने तमाम योजनाओं में जो बिजली जगह जगह जो बैठाई, आज देखिए बाढ़, कहलगांव देख लीजिए और बक्सर देख लीजिए, पीरपैंती देख लीजिए, अब तो कई ऐसे शहर, हर जगह, हर शहर, हर जिला में उन्होंने कहा इतनी बिजली दो कि दूसरे राज्य को देना पड़े। और दूसरा कि फ्री में बिजली, मुफ्त में बिजली, 125 यूनिट। ये बिहार कभी सोच ही नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा बदलाव बिजली के क्षेत्र में, और बिजली मंत्री के सहयोग से ये नीतीश कुमार ने अपने विजन। विजेंद्र यादव ने भी बहुत अच्छा काम किया क्योंकि लगातार ऊर्जा मंत्री वो रहे, और कहीं ना कहीं एक जोड़ी जो नीतीश और विजेंद्र यादव की जोड़ी रही, बिल्कुल कह सकते हैं कि कारगर साबित हुई बिहार के विकास के लिए, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए। बिल्कुल। अब बात करेंगे 7 निश्चय योजना की। जी हाँ, यह नीतीश कुमार की प्रमुख विकास योजनाओं में से एक रही है। इसके अंतर्गत हर घर नल जल, पक्की गली नाली, युवाओं के लिए कौशल विकास, छात्र क्रेडिट कार्ड योजना, रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम जैसी योजनाएं लागू की गई। पटना में हुए प्रमुख विकास कार्यों में जेपी गंगा पथ की बात हम लोग करेंगे। जेपी गंगा पथ आज का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट जो पूरा हुआ, लोग जेपी गंगा पथ
कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि मुंबई के बाद कोई ऐसा शहर होगा जहाँ पर इतनी लंबी दूरी आप नदी के ऊपर तैर करके बिल्कुल पार कर जाएंगे। देखिए गौतम, कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम इसको ऐसा बनाएंगे कि ये मरीन ड्राइव की तरह दिखेगा। और देखिए जेपी, इसका वास्तविक नाम जेपी गंगापथ है, लेकिन आज जो बिहार वासी हैं इसे मरीन ड्राइव कहते हैं। मरीन ड्राइव इसलिए कहते हैं, बिल्कुल मरीन ड्राइव की तर्ज पर बनाया गया और लगातार हमने देखा है कि इसका विस्तार भी हो रहा है। पहले ये 7 किलोमीटर के दायरे में था, उसके बाद बढ़कर ये और बढ़ा और आज के समय में अगर बात कर ली जाए तो लगभग 22 से 23 किलोमीटर फिलहाल बना हुआ है। और नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि इसको विस्तारित कर भागलपुर ले जाएंगे और इधर बक्सर तक, मतलब अगर एक राज्य के अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से बंगाल तक ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो सोच रही है, इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग की जो बात आप करते हैं, वो बिल्कुल एक पढ़ा लिखा और एक कह सकते हैं कि सोशल इंजीनियर व्यक्ति ही इस तरह की सोच रखता है, वरना मुख्यमंत्री तो बहुत आए, बिल्कुल बहुत आए, उन्होंने कुछ काम भी किया, लेकिन जिस तरह से जो बिहार के डेवलपमेंट की सोच थी, एक लंबी सोच, मतलब कि ये अब उस रास्ते चल चुका है बिहार जहां से अब पीछे मुड़ के देखना ही मुश्किल है। बिल्कुल, आप जैसे 7 निश्चय आप देख लें, किसने सोचा था कि हर गली को पक्कीकरण किया जाएगा, हर नाली का पक्कीकरण किया जाएगा, हर घर, देखिए गौतम बड़ी बात है, हर घर नल का जल। आज गांव में जिस तरह से जो वाटर लेवल नीचे जा रहा है और कहीं ना कहीं लोगों का सहारा जो है, जो ये नल का जल है, हर घर नल का जल, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमने देखा कि आप देख सकते हैं गंगा जल जी, गंगा मराची से गंगा जल नीतीश कुमार ने कहा गया जी, नवादा, इन सब जगहों पर पहुंचा दिया। तो आप उनकी सोच को देखिए, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो नदी गया जी में सूखी रहती थी, अब उसमें भी पानी होता है। बिल्कुल, जो नहरें कि कभी उसमें पानी नहीं आती थी, उन नहरों में भी अब पानी आती है। कोसी, हर खेतों में जल, हर खेतों में जल, आप नहर ही नहीं बल्कि ये कहिए कि अब तो हर खेतों में जल। और ये सब कुछ नीतीश कुमार के दम पर हुआ। आज पटना में जो लोग हैं वो मेट्रो देखते, मेट्रो पे चलते, क्यों? ये पटना मेट्रो की आधारशिला भी नीतीश कुमार के कार्यकाल में रखी गई थी। राजधानी पटना को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। इससे भविष्य में ट्रैफिक समस्या कम होने की पूरी उम्मीद। फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड, पटना में कई महत्वपूर्ण फ्लाईओवरों और सड़क परियोजनाओं का निर्माण हुआ, जिससे यातायात व्यवस्था में सुधार हुआ। स्मार्ट सिटी की बात करें तो स्मार्ट सिटी परियोजना पटना स्मार्ट सिटी इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर्स, सीसीटीवी से निगरानी, इसके बाद शहरी सौंदर्यीकरण, डिजिटल सुविधाओं का विस्तार जैसे कई ऐसे काम हैं जो किए गए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर राजधानी पटना की बात कर ली जाए तो राजधानी पटना में अगर खासकर अगर गांधी मैदान एरिया की बात कर ली जाए गौतम, तो एक गोल घर छोड़ के कुछ नहीं था। कुछ नहीं। अगर हमारे पास कुछ धरोहर था तो गोल घर, वो भी शाम ढलने से पहले निकल लीजिए घूम के, वरना अगर वहाँ पे भी शायद आपको याद होगा कि शाम ढलते ही लोग कभी उनसे छिनतई कर ली जाती थी। आप शाम को होते अगर शाम नहीं होने के बाद लोग असुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन अब अगर नए पटना की बात की जाए, नए पाटलिपुत्रा की बात कर ली जाए, तो आप बापू सभागार देखिए, वहीं पे सभ्यता द्वार बना है वो देखिए, आप पीएमसीएच के बगल से गुजरने वाली एलिवेटेड रोड देखिए, अशोक राजपथ सबने देखा है क्या जाम की समस्या होती थी, नाम लेते लगता था कि। लेकिन आज के समय में गौतम, आप चंद मिनटों में, 2 से 4 मिनटों में आप जो है एनआईटी घाट पहुंच जाएंगे। तो ये नीतीश कुमार की बदौलत थी। अगर स्मार्ट सिटी की बात कर ली जाए, कूड़ों का अंबार लगा रहता था, लेकिन अगर आप अभी अगर फिलहाल जाएं तो आप देखेंगे कि हर नहरों को ढक दिया गया है। मदनी नाले की बात कर ली जाए, बदबू का और बीमारियों का घर माना जाता था, लेकिन आज फर्राटे से वहाँ पर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। पार्कों का, नए नए पार्कों का निर्माण किया गया, ताकि देखिए बापू सभागार, हम कैसे भूल सकते हैं बापू सभागार और बापू टावर को। बापू टावर जो कि अनोखा है, पूरे देश में अनोखा है, और जब लोग बाहर से आते हैं तो नीतीश जी की प्रशंसा करते हैं
कि आखिर ये सोच नीतीश कुमार ने कैसे लाई। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है जो आपने कहा, सोशल इंजीनियरिंग। एक इंजीनियर ही ऐसा कर सकता है और उस बदहाल बिहार को विकसित बिहार में कहीं ना कहीं बदलने की जो क्षमता थी वो नीतीश कुमार में थी। नीतीश भले ही अब जो है मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन आज भी उनकी लोग इसलिए प्रशंसा करते हैं कि जो एक स्वर्णिम अध्याय उन्होंने लिखा है, शायद आने वाले समय में सम्राट चौधरी अभी मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए भी नीतीश के रास्तों पर चलना या उनसे आगे निकलना एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि नीतीश कुमार ने जो 20 साल में गौतम काम किया है, अद्भुत है, अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। एक चर्चा इसलिए भी ज़रूरी चाहूँगा कि अटल पथ का नाम आपने नहीं लिया, मैं ले लेता हूँ। अटल पथ बनने से पहले जिन्हों को याद होगा कि ये कैसा पथ था, एक ट्रेन जाती थी और यही ट्रेन शाम को लौटती थी, और सबसे बड़ी बात ये उसमें ड्राइवर छोड़ के कोई नहीं जाता था। और ये लंबे समय तक उस ट्रेन के गुजरने से आर ब्लॉक के नीचे एक गुमटी हुआ करती थी और वो ऐसी बंद स्थिति में हो जाती थी, ऐसी पैक स्थिति में कि वहाँ अच्छे अच्छे वीआईपी भी पानी मांगने लगते थे। और जब अटल पथ की कल्पना नीतीश कुमार ने बैठ कर की तो लगा कि वाकई ये सब कुछ एकदम अद्भुत रहा। तो इसलिए अटल पथ आज एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा उसमें गौतम, आपने देखा होगा कि अटल पथ जहाँ बना है, रेलवे लाइन आपने बताया, लेकिन एक चीज़ और था कि आप उन रेलवे लाइनों पर गाय और भैंसों को देखते थे, हाँ, बंधे हुए। अतिक्रमण था ना। और दूसरी जितने रिहायशी घर थे, चाहे वो बोरिंग रोड के हो, पटेल नगर के हो, राजवंशी नगर के हो, दीघा तक, वहाँ पर अपनी खिड़की तक नहीं खोलते थे। अपनी खिड़की भी उस तरफ नहीं खोलते थे क्योंकि वहाँ पर अतिक्रमण का अंबार था। सबको मालूम था कि वहाँ पे क्रिमिनल्स रहते हैं, गंदगी का अंबार था। और ट्रेन के पटरियों पर गाड़ियाँ, वहाँ घर बना कर लोग रहते थे। तो ऐसी स्थिति में कोई घर का अच्छा व्यक्ति भी खिड़की नहीं खोलता था। लेकिन आज अटल पथ की तरफ अपनी तमाम गेट के दरवाजे, खिड़कियाँ सब खोलते हैं, क्योंकि सबसे खूबसूरत पथ कोई है तो वो है अटल पथ। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, 2016 का शायद शराबबंदी, वो बड़ा कदम था गौतम। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से शराबबंदी हुई, बिहार के विकास में महिलाओं की हमेशा कद्र की नीतीश कुमार ने, और महिलाओं से उन्होंने वादा किया था कि हम आपका रोज़गार बढ़ाएंगे, आपकी तरक्की को बढ़ाएंगे। और उस तरक्की में कहीं आपको ये मानना पड़ेगा आपको कि कहीं ना कहीं जो महिलाओं की तरक्की हुई उसमें शराबबंदी का बड़ा योगदान था। अपराध में कमी आई, घरेलू हिंसा में कमी आई। तो शराबबंदी कुल मिलाकर अगर एक निष्कर्ष कहें तो गौतम, नीतीश कुमार 20 वर्षों का शासनकाल कह सकते हैं कि अद्भुत रहा, और अब दोबारा कोई नीतीश नहीं है। बिल्कुल, और यही कारण है कि अद्भुत के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी नीतीश कुमार ने जो काम किया वो आज भी चर्चा में जारी रहेगी। क्योंकि आधुनिक शैली का विश्वस्तरीय संग्रहालय बनाना कोई सीखता है तो वो नीतीश कुमार के अध्याय से, क्योंकि नीतीश कुमार की ही कल्पना थी। बिहार के इतिहास और संस्कृति को जो प्रदर्शित करते हैं। बात कर लेंगे अगर हम लोग मौर्यकालीन स्थापत्य शैली से जो बना हुआ है, प्रेरित भव्य स्मारक का निर्माण कराया था नीतीश कुमार ने। खेल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो राजगीर में जो आज देख रहे हैं कि अब बहुत ही चंद समय में वहाँ पे इंटरनेशनल गेम्स वगैरह भी वो तो क्रिकेट का होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर हॉकी का ऑलरेडी जो है एशिया कप की बिहार ने मेजबानी की, मेंस और वुमेन्स दोनों की मेजबानी की। तो नीतीश कुमार ने बिहार को ऐसा डेवलप किया कि शराबबंदी, देखिए शराब से कह सकते हैं कहीं ना राजस्व की बड़ी प्राप्ति होती थी बिल्कुल, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि बिहार को राजस्व की प्राप्ति हो, और उसकी संरचना उन्होंने पर्यटन स्थल, स्टेडियम, इन सब जगहों से की। कहीं ना कहीं राजगीर सिर्फ कुंड के लिए और बौद्ध मंदिरों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब राजगीर उन स्टेडियम के लिए जाना जाता है। जब स्टेडियम बना, विदेशी खिलाड़ी आएंगे, विदेशी पर्यटक आएंगे, रोजगार बढ़ेगा और क्षेत्र कहीं ना कहीं खुशहाल होगा। बिल्कुल, तो चुनौतियाँ कई थी, आलोचनाएं भी कई हुई, लेकिन नीतीश कुमार के समर्थक उन्हें बिहार में सुशासन और आधारभूत विकास
का प्रतीक ही मानते हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि बड़े उद्योग अपेक्षित स्तर पर नहीं आ सके हैं। रोजगार के लिए पलायन अभी भी बड़ी समस्या है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। स्वास्थ्य और शिक्षा की गुणवत्ता में अभी और सुधार लाने की ज़रूरत है। एंकर अगर कहता है तो फाइनल में अगर हम रमन इसको फाइनली अगर करना चाहें तो कह सकते हैं कि बिहार पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार के शासनकाल में सड़क, पुल, बिजली, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और कानून व्यवस्थाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला। विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा, पंचायतों में आरक्षण की जो भागीदारी रही वो बेहतर रही। ग्रामीण सड़क नेटवर्क और पटना के शहरी विकास को उनके कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों के रूप में गिना जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग चर्चा करेंगे किसी खास व्यक्ति की और उनके उपलब्धियों की। अभी के लिए बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।